13 साल पहले के जिशान कादरी और अभी में बॉलीवुड ने क्या सिखाया आपको? बॉलीवुड ने यार बॉलीवुड तो मतलब लाइफ का सबसे बड़ा टीचर रहा है। अच्छा, लोग ना गैंग्स ऑफ वासेपुर को अभी भी भूले नहीं हैं। बीच में आपने कुछ अनाउंस भी किया था कि मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक पार्ट बनाने वाला हूँ। नहीं, वो उस लोग टाइम पे चला था, अनुराग सर से बातें चली थी, कुछ आइडियाज थे जो उनको भी पसंद आई थी, अच्छा। पर वो हो नहीं पाई, इनकम्प्लीट रहेगी। अच्छा, लोग ना बार बार पूछते हैं कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो डेफिनेट का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर सच में है वासेपुर में? हाँ है। है, अभी भी है। हाँ बिल्कुल। आप मिलते हैं उनसे? हाँ हाँ। ओटीटी क्यों आई? ओटीटी इसलिए नहीं है कि आप फिल्म बनाओ और वहाँ भेज दो। वासेपुर के बाद वासेपुर आपके लिए कितना बदल गया? वही है वासेपुर आज मेरे लिए, वही दोस्त यार, वही दोस्तियाँ, वही दुश्मनियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, राइटिंग का जो प्रोसेस है, कहाँ से अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है तो शुरुआत कहाँ से करूँ? कहानी से ही। अच्छा, पहले किसी कहानी। भी कहानी का एक स्टार्ट होता है, एक मिड होता है, एक एंड होता है। पहले एक कहानी लिख लेते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आज हमारे एपिसोड में एक ऐसे शख्स आए हैं जिनका कोई मैं फॉर्मल इंटरव्यू नहीं दूंगा, जिनके बारे में मैं थोड़ा दिल से बोलना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जिद्दी हैं, जिस बात को सोचते हैं वो ज़रूर करते हैं, और उनकी जिद का नतीजा इस बॉलीवुड ने भी जरूर देखा है। उनकी जिद थी, उनका सपना था कि बॉलीवुड में आए, एक्टर बने, राइटर बने, डायरेक्टर बने। उन्होंने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, और आप लोग जानते हैं कि वो फिल्म कितनी पॉपुलर हुई। तो मैं ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, आप लोग सब जानते हैं उनके बारे में। उनका नाम है जिशान कादरी। आज हमारे साथ हैं हमारे भाई जिशान कादरी। थैंक यू भाई। स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि भाई आप आने वाले हैं। नहीं नहीं, प्रकाश उतना एक्साइटेड मैं भी था। प्रकाश पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस लेके बैठा दिल में जो आज मुझसे पूछेगा। मैंने सोचा कि भैया 10 साल 12 साल से मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ, जी जी। और 12 साल में मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग कभी ऐसे बैठेंगे। एग्जैक्टली। और चूंकि एक आदमी को जब मैं पर्सनली जानता हूँ और उसके साथ बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऐसे बात करें, है ना? कि आपके आपके संबंध अलग तरह के हैं, हाँ। और फिर आप एक चेयर पे बैठ के बातें करते हैं। और नॉर्मली हम लोग बैठ के इतना डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी हो कर चुकी चुके है। होते हैं। अब मैं लगभग चीज़ें आपकी जानता हूँ, तो वो जी। सवाल भी क्या करूँ, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी ऑडियंस है और यूट्यूब पे काफ़ी लोग जुड़े हैं मेरे से, और उनको जब पता चला कि जिशान कादरी आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, तो सबने बोला कि भैया एक सवाल तो है ही उनके पास से। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। बिफोर वासेपुर, आफ्टर वासेपुर, जिशान कादरी क्या थे? यार बिफोर वासेपुर जीशान कादरी नौकरी कर रहे थे, लाइफ में किसी चीज़ की खोज कर रहे थे कि यार बिजनेस करना है, या जॉब ही करते रहना है। तो थोड़ा सा चीज़ें कश्मकश में चल रही थी। 25-26 साल की उम्र थी कि क्या चीज़ों को कैसे लेंगे, क्या करेंगे। एंड वन फाइन डे फाइनली डिसाइड हुआ कि बॉम्बे आते हैं, देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। ट्रू। तो बॉम्बे आ गए। 3 साल लगे वासेपुर बनने में, 3 साल से ज़्यादा लग गए वासेपुर बनने में, 3 साल 3-4 महीने लगे। मगर उसके बाद ऑफ कोर्स लाइफ चेंज हो गई, लोग जानने लगे, जिम्मेदारियां बढ़ गई। फिर एक बार जब आप इस फील्ड में आते हो, आप थोड़ा सा नाम कमाते हो, आप चीज़ों को सही जगह पे करते हो, तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है कि एकदम बिल्कुल ही पर्सनल है। आप जैसे मैं पहले बिंदास जी रहा था, हालांकि ट्राई मैं अभी भी करता हूँ कि बिल्कुल बिंदास ही जीता हूँ। मैं घर वर भी जाता हूँ, अपने शहर भी जाता हूँ, तो जहाँ पहले सड़क पे खड़े होकर चाय पीता था, मैं आज भी वहीं पीता हूँ। तो मगर दूसरे तरीके से लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक ये भी है कि पहली बॉल पे इतना बड़ा छक्का मारा है कि आदमी को लगता है कि अब हर बॉल पे ही छक्का मारेगा, हर बार ही वासेपुर बनाएगा, तो वो भी बड़ा टफ चीज़ है। राइट। जो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बार वासेपुर नहीं बनती। तो शोले के बाद बड़ा समय लगा फिर एक ऐसी फिल्म को आने में जो उस टक्कर की हो जगह पे नाम कमाए अपना, वासेपुर। राइट। तो अभी मुझे लगता है कि वासेपुर को आए हुए 12-13 साल हो गए होंगे। बस अभी अभी 13 साल कंप्लीट हुआ है। 13 साल कंप्लीट हो गए। 13 साल पहले के जिशान कादरी और अभी में हाँ। बॉलीवुड ने क्या सिखाया आपको? बॉलीवुड ने यार, बॉलीवुड तो मतलब लाइफ का सबसे बड़ा टीचर रहा है मेरे लाइफ का, पर्सनल में अगर भी मैं लूँ। देखो, जब तक चूंकि नया नया आया था बॉलीवुड में, राइटिंग करी, एक फिल्म लिखी गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर उसमें चूंकि एज एन एक्टर बनने आया था तो एक्टिंग करी, है ना। शर्त ही यही थी अनुराग सर से कि सर मैं ये रोल करूँगा और मैं वासेपुर लिखूँगा। तो ग्रेटफुल टू गॉड एंड
पीपल लाइक अनुराग कश्यप, अनुराग सर ने मुझे वो पूरा मौका दिया, पूरी जगह दी, चीज़ें करी। मगर उसके बाद चूंकि बहुत ज़्यादा इनटू द बॉलीवुड नहीं था, चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे क्या है, तो जो चीज़ें आती कि एक्सेप्ट करता गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैंने कर लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप से फॉर एग्जांपल आप जब प्रोडक्शन में आते हो तो आप वर्बल नहीं है ना कि यार देना इतने पैसे मैं एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और यहाँ से आपको रिटर्न कर दूंगा, एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर। एंड ये उस पेपर में बहुत बार बहुत चीज़ों को लाइटली लिया जो नहीं लेना चाहिए था। ऑफ कोर्स जो बाकी बाद में जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझे समझाया कि यार ये फिनेंसेस का क्या है, वो तो इंटरेस्ट पे आ जाते हैं कि भैया महीने का 4% लूँगा, ये वो तो यहाँ नहीं फंसना चाहिए। तो वहाँ भी हाथ जलाए अपने, वहाँ भी समझ में आई चीज़ें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्ती करी, हमने दोस्ती करी कि यार चल, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने बहुत बार ये जैसे सुनते हैं आउटसाइडर इनसाइडर, तो हम तो आउटसाइडर ही हैं। तो आउटसाइडर जब एक आउटसाइडर से मिलता है तो उसको लगता है यार ये भी बाहर से, मैं भी बाहर से हूँ। मगर उस बाहर बाहर में बड़ा फ़र्क होता है प्रकाश। अच्छा। फ़र्क ये है कि मैं बाहर से हूँ तो मेरा एक्सपोजर कितना है, और जो सामने वाला बाहर से उसका एक्सपोजर कितना है। भाई हो सकता है वो दिल्ली से हो, बड़ी सिटी बैंगलोर से हो, या अगर वो एक छोटे गांव से भी है तो उसने बाहर बॉम्बे वो हमसे कितने पहले आया है ना, कहाँ कहाँ पढ़ाइयाँ करी, क्या चीज़ें करी, है ना। तो उसका जो एटीट्यूड होगा वो रहेगा तो बिल्कुल आपकी तरह लगेगा हाँ यार देसी अपना भाई है, पर वो हो चुका होता है अंदर से प्रोफेशनल। तो वहाँ बड़ा धोखे खाए मैंने कि यार जिसको दोस्त समझ रहे थे वो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल निकल गया। तो धोखे मतलब क्या है, वो मेरी गलतियाँ हैं, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया, हालांकि दिखाया सामने से गया भाई तो हम आपके साथ हैं, मगर शायद मुझे उन सब चीज़ों में नहीं आना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि दिल्ली बॉम्बे के लड़के हैं, अपने को लग रहा है यार बड़े प्रोफेशनल होंगे ये वो आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं। अच्छा। क्यों, एथिक्स भी एक चीज़ है, घर वालों ने क्या सिखाया नहीं सिखाया है ना। अब बहुत बार तो चीज़ें देखो, इंडस्ट्री में तो कोई क्या, दुनिया में भी कोई दो अगर दोस्त आप बन जाओ ना किसी के अच्छे, तो उनको लगता है यार ये दो दोस्त क्यों हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कान तक पहुंचाई भी जाती हैं, आपकी लड़ाई भी लगवाई जाती है। मैं भी आता था पहले बातों में, मैं भी अपने अच्छे दोस्तों से रिलेशन ख़राब कर लिए थे, फिर वक्त के साथ समझा, मैंने खुद जाके सॉरी बोला, यार मैं गलत हूँ, मुझे लगता मुझे तुमसे नहीं लड़ना चाहिए था, वो मेरी गलती थी। तो ठीक है, लाइफ है, मूव ऑन। मतलब एक मैच्योर जिशान कादरी निकला है 12 साल। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ने पका दिया है, थोड़ा चीज़ों को रखने का तमीज़ सिखा दिया है। पहले थोड़ा सा एंगर इशू भी था कि चल यार नहीं करना, हालांकि अगर नहीं करना तो वो आज भी नहीं करूँगा, पर शायद उसका तरीका दूसरा होगा। आपको लगता है कि जो अर्ली फर्स्ट जो आपने बोला भी कि पहले बॉल पे छक्का मारना, वो जो आपको मिला, जो मिल गई चीज़ें सफलता, वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन रहा कि समझने का मौका नहीं मिला, एक मैच्योरिटी जो आती है वो शायद नहीं आ पाई। हाँ देखो क्या होता है कि मैं अगर आता शुरुआत से और मैं असिस्ट करता किसी को, मैं राइटिंग कर रहा होता, असिस्ट कर रहा होता 5 साल 7 साल, और या फिर कोई यहाँ पे गाइड कर रहा होता कि ये और उस टाइम पे मैं किसके अंदर असिस्ट कर रहा हूँ, है ना, किससे गाइडेंस ले रहा हूँ, मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, वो बहुत मैटर करता है। तो वो चीज़ें बहुत जल्दी में हो गई हैं चीज़ें। तो ठीक है, लोग आप देखो ना, अगर मैं आपसे बड़े लोगों की भी बात करूं कि भाई अगर नवाज उस दिन से दिखी हैं तो उनकी एक लंबी जर्नी रही है, इरफान सर मरहूम, उनकी एक लंबी जर्नी रही है। नहीं, एक बड़ा डिफरेंस जो मैं समझता हूँ, चूँकि मैं जानता भी हूँ आपको और बाकी लोगों को भी, तो एक बड़ा डिफरेंस है कि एक जर्नी भी रही, एक स्कूलिंग भी रही, एक स्कूल से आए भी, वहाँ उनके सीनियर थे, करेक्ट, जो सीनियर मुंबई भी मिले, और आप उस प्रोसेस से बिल्कुल ही अलग आदमी हैं। आप डायरेक्ट आए, कोई सीनियर नहीं, कोई गाइड नहीं, कुछ नहीं, मिल गया, कर लिया, और करते चले गए, खोजते चले गए, चीज़ों में घुसते चले गए, इन्वॉल्व होते चले गए। सही बात। तो वो सीखने का भी ट्रेनिंग ही कह लूँगा, और ट्रेनिंग पीरियड में चीज़ें हुई हैं बहुत सारी। बट एक चीज़ मैं मतलब ऑन कैमरा ही बोलना चाहता हूँ कि मुझे याद है पहली बार जब आपसे मिला था, शायद आपको याद नहीं हो, मैंने आपको कॉल किया था और मैं उस समय hungama.com से जॉब छोड़ के निकला ही था और मैंने अपनी डिजिटल एजेंसी खोली थी, और मैंने आपको कॉल लगाया, होता नहीं कि कॉल लगाते हैं, लगा जिशान कादरी है वासेपुर का नोस्ट, सबके अंदर वो कीड़ा था। तो मैंने कहा भैया आप, अरे मैंने एक एजेंसी खोली है और आप मुझे जानते भी नहीं होंगे शायद, और मुझे काम चाहिए, तो कुछ है क्या आपके पास? तो बोला आना, देता हूँ 3-4 फिल्में। और आपका एक ऑफिस था वहाँ पे आरटीओ सिग्नल पे। तो बात काम की भी नहीं, हमने कितना काम किया साथ वो भी नहीं, बात जो अपनापन है ना, जो आप खुलापन था, वो बड़ा मुश्किल होता है कि शहर में आपको लोगों से मिलना, जो आपने बोला कि लोग किस रूप में आपसे मिल रहे हैं, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हम तो भाई देसी लोग हैं,
ठीक है, और हैं देसी, है वो, मैं खुद जानता हूँ, मैं है ना, मानता हूँ मैं इस बात देसी हूँ। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, आपके लिए नहीं हूँ, मैं खुद के लिए हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, और मुझे वो लोग पसंद आते हैं। और देसी लोग मिलते भी नहीं है जल्दी, True. जो, क्योंकि फर्क क्या है, फर्क एथिक्स के ही है ना, फर्क चीज़ों की है ना, कि आप क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब प्रकाश, जब मुझे ये मालूम है कि यार ये काम मैं किसी को भी दूंगा वो करेगा, और यहाँ पर प्रकाश सामने मेरा छोटा भाई ये भी करेगा, वो हो सकता है क्योंकि ये मुझे भाई मान रहा है तो ज़्यादा अच्छा करे, तो मेरा काम है कि मैं प्रकाश को दूं। आपको एक बात बताता हूँ बड़े मज़ेदार की, इंडस्ट्री में एक आदत है कि अच्छा क्या काम है, बोले सर सोशल मीडिया फलाना काम है, अरे प्रकाश कर देगा सस्ते में, अपना भाई है। क्यों कर देगा सस्ते में, और अपना भाई भी है। मैं कह रहा हूँ जब प्रकाश अपना भाई है तो यार इसको 2 पैसे ज़्यादा दे, कमाने दे उसको कमाने दे ना। तो ये भाई है सिर्फ मुंह पे है, बाकी उसका ही पैसा मार ले खा जाओ, सबका खा जाओ, पेट फिर भी नहीं भर रहा। तो पता नहीं क्या लोगों के दिनों दिमाग में है। देख, मैं प्रोडक्शन में घुसा जरूर, मैं प्रोडक्शन में कभी प्रोड्यूसर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये कभी, मैंने आज तक 3-4 चीज़ें प्रोड्यूस की है प्रकाश, डंके की चोट पे लॉस में हूँ, मगर वो चीज़ें मैंने प्रोड्यूस की है क्योंकि मुझे वो कहानियाँ बोलनी थी, मैं इसलिए प्रोड्यूसर बना। यार मैं कहानी बोलूँगा, अपनी चीज़ों पे बोलूँगा, ठीक है। तो वो भी है, यहाँ तो आपको पता है फिर इंडस्ट्री, अपना भाई है सस्ते में लिख देगा, अपना भाई है फ्री में एक्टिंग कर लेगा, है ना, बुला लो करवा लो, अपना भाई है प्रोड्यूसर तो ज़्यादा पैसा, जब मैं प्रोड्यूसर हूँ तो ज़्यादा पैसा दूंगा नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि भाई है तो ज़्यादा दिलवाना चाहिए, और या मतलब जेन्युइन तो दिलवाना ही चाहिए। भाई आपसे मैं पूछता हूँ कि प्रकाश आप एक्टिंग, मान लो आप एक्टर हो, मैं आपसे पूछता हूँ प्रकाश भाई आप एक्टिंग करोगे, आपने बोला हाँ जी मुझे स्क्रिप्ट पसंद है, सब कुछ ठीक है, और डायरेक्टर पसंद है, सब कुछ पसंद है, चलो मैं ऑन बोर्ड आ रहा हूँ और मैं डेट्स भी आपको लॉक करके देता हूँ। तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा, प्रकाश भाई आपको लास्ट जो आपने काम करा था उसमें क्या मिला था? आपने बोला भाई साहब मुझे तो 2 लाख रुपए पर डे मिले थे। तो प्रकाश भाई को 2,10,000 रुपये दो यार पर डे, 2,20,000 रुपये दो, 2,25,000 दो। मैं बोलूँगा यार प्रकाश भाई क्या बात कर रहे हो, 2 लाख मिले थे, अब हमसे भी 2 लाख लोग हैं क्या है? करते ना इसको 1.25 लाख में ख़त्म, 1,20,000 में ख़त्म कर देते हैं, चलो 1,40,000 ले लो। तो मैं क्यों नेगोशिएट कर रहा हूँ भाई भी बोल के? कुछ जगह मजबूरियाँ होती हैं, कुछ जगह मजबूरियाँ क्या होती हैं जो बहुत ही ओपन होता है कि यार मैं ना, ये मुझे सामने से बजट ही इतना मिला है भाई। जैसे मैं आपको एक फिल्म का एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया फिल्म का। एक फिल्म आई थी हलाहल, जो आपने बनाई थी, जो मैंने प्रोड्यूस करी थी और एज ए स्टोरी उसको लिखी थी, स्क्रीन प्ले डायलॉग जिब्रान ने करा था उसका। वो फिल्म बड़ी करीब थी मेरी दिल की, अब मुझे वो करनी थी प्रोड्यूस, रणदीप झा ने उसको डायरेक्ट करा था। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि रणदीप तो घर पे सोया हुआ होगा कहीं, जब मैंने उसको कॉल करा कि भाई एक फिल्म में करेगा क्या डायरेक्ट? क्यों, मैं डायरेक्टर नहीं था क्या? मुझे डायरेक्शन नहीं आता था क्या? उससे पहले फिल्में डायरेक्ट नहीं की थी क्या? वो मुझे लगता पहली या दूसरी। और रणदीप ने क्या दूसरों को असिस्ट नहीं करा था क्या? दूसरे भी तो थे जिनको असिस्ट करा था, वहां क्यों नहीं करा रणदीप? वहां क्यों नहीं मिला चांस? पर मेरे पास चांस आते ही मैंने रणदीप को दे दिया, मैंने रणदीप आ जा। फिर वैसे ही मेरा एक दोस्त है बड़ा क्लोज, वरुण सोपती, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई तेरा एक इमेज है अच्छा टीवी पे, कूल फैमिली बॉय, वो सब टूट जाएगा, यहाँ थोड़ी सी रॉ फिल्म, गाली गलोच मारपीट वगैरह, भाई मैं ओके हूँ, मुझे इस तरह की फिल्म करनी है। तो इतने से पैसों में करा हमने वो फिल्म, और बजट हमें जो मिला था उससे 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे घर से लग गए, मेरे घर से लग गए। कहने को उसमें और भी प्रोड्यूसर आए, 30 लाख लगाए, 30 लाख ले गए ऑन पेपर, क्योंकि उनको पहले ही बोल दिया था भाई प्रॉफिट 0 है, यहाँ लॉस हो सकता है। तो बोले लॉस के भागीदार नहीं होंगे, हमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने जो लगाया वो ले गए, लॉस में अकेला खा गया। इस बात की समझ नहीं थी आपको उस समय, है ना? समझ होते हुए भी मुझे पता था कि 10-15-20 लाख का तो मुझे झटका पड़ेगा, मगर ये था कि मुझे कमा चुका था उस टाइम तक, तो मैंने यार फिल्म बनानी है, यार ये फिल्म मुझे बनानी है, बनाई भी, अच्छी भी लगी, बहुत अप्रिशिएट भी हुई। तो वो चीज़ें हैं। नहीं, मुझे याद भी है, मतलब मैं उस बात को फिर से ऐड करूंगा कि जब हलाल बन रही थी या फिर आपकी मिलिट्री गैंगस्टर बन रही थी, काफ़ी पैशनेट थे आप उस समय फिल्मों को लेकर, 6-7 प्रोजेक्ट शुरू हो रही थी। करेक्ट। और मैं ऊपर आया था आरटीओ पे, आपने बोला था कि सुनना तू कितनी फिल्में करता है साल का? तो मैंने बोला 2-3 तो हो जाती, बंद कर दे सारा सब, तो यही कर 6-7 फिल्में यहीं पे हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जोश में सारी लाइनअप थी, सब कर रहा था। राइट। अब दूसरी बात पे मैं आऊँ, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में आऊँ, एज एन एक्टर किसको पैसा मिला है? किसी को भी नहीं मिला है। तो बन गई ना वासेपुर, वो सारे पैसे लगे ना टेक्निकल चीज़ों में, फिल्मों में।
हम जब वहाँ पर 3 महीने बैठ के शूट कर रहे हैं तो 3 महीने चाहे हम लॉज में रह रहे हो, पैसे तो फिर भी लग रहे हैं। बिल्कुल cost वो तो गाड़ियाँ जो हमें सेट पे लेके जा रही हैं, वो लोग जो हमारे साथ 200 लोगों की यूनिट खड़ी है, वो खाना, वो पीना, वो पैसे हैं भाई। तो अनुराग सर ने उसको बड़े अच्छे से मैनेज करके, एंड थैंक्स टू अजय राय, उस टाइम पे थे अजय राय, ने उन चीज़ों को मैनेज करके करा दी कराया ना, फिल्म बनी ना। तो ऐसी टीम मेंबर से बनती है ना। प्रॉब्लम ये है प्रकाश कि आज जब कॉर्पोरेट्स आई हैं, देखो उसने माहौल तो खराब किया है कॉर्पोरेट ने। अगर कोई मेरे सीनियर्स भी बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात समझता हूँ, उन चीज़ों को समझ पाता हूँ उनकी, जब इंटरव्यू सुनता हूँ तो, कि कॉर्पोरेट ने किसको बैठाल दिया किसको नहीं बैठाल दिया इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। पैसा इतना ज़्यादा दे दिया है चीज़ों पे कि अब लोगों के रेट कम नहीं हो रहे। आप मुझे बताओ ना कि कौन सा ऐसा आदमी है जो नवाज को लॉन्च करेगा, बताओ इस इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा आदमी है जो नवाज जैसे एक एक्टर को लॉन्च करेगा? कोई नहीं। वो भी फैजल खान के रोल में, कि भाई ये डॉन है और ये गोलियां चलाएगा और ये मारेगा और पीटेगा, कोई नहीं करेगा। तो आदमी बोलेगा भाई ये तो बॉडी बिल्डर लाओ, कोई बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा डांस करने वाला, सिक्स पैक। अनुराग सर थे ना, उनका विजन था। तो वो विजन भी नहीं था, विजन के साथ साथ गट्स भी था। रीढ़ की हड्डी नहीं है यहाँ भाई। यहाँ तो डायरेक्टर यूं ऐसे फिसलता है प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट के कहने पे कि अच्छा ये चेंज कर देंगे तुरंत, 10 बड़े बड़े स्टार्स को भर दो, फिल्म हिट हो जाएगी। क्या बना रहे हो यार? बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। ईगो भी तो बहुत बड़ा, ईगो बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है। तो जो एक बिजनेसमैन होता है ना, मेरा एक दोस्त था बिजनेसमैन, तो उसको मैं देखता था कि उसमें उसको कोई आगे सुना के चला गया तो 2 चीजें रख लेता था कि हाँ यार ये आइडिया सही है। तो मतलब तेरा स्टाफ तुझे सुना के जा रहा है, कह रहा है यार सुबह ना फ्लश में हम ईगो ही बहा देते हैं तो तरक्की कर जाते हैं। यहाँ तो साला ईगो भर के रखता है आदमी, नहीं नहीं अरे मुझे तू क्या बता रहा है, मेरे से ज़्यादा ज्ञान है क्या तुझे? लो आज इंडस्ट्री की हाल क्या होगी ज्ञान के चक्कर में। अच्छा, एक जो दौर था मतलब जब अनुराग कश्यप सर, दिवाकर बनर्जी ऐसे डायरेक्टर आ रहे थे और फिल्मों में एक नई तरह का सिनेमा, नई तरह की फिल्मों का हम लोग देख रहे थे, जिसमें नए नए एक्टर भी आ रहे थे, नई कहानियाँ आ रही थी, और नो डाउट बॉक्स ऑफिस भी कुछ न कुछ सपोर्ट हो ही रहा था उस पर। और अब एक ऐसा दौर है जहाँ पे एक छोटी फिल्म, मुझे नहीं याद है कि पिछले 3-4 साल में कोई छोटी फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत धमाल, 3-4 करोड़ की बजट की फिल्म आई हो, 5 करोड़ की, और बड़ा धमाल कर गई हो। वो कॉल लेने की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूसर की, वो चली गई कहीं ना कहीं। नहीं, गलत। मैं आपको इसको बहुत सही तरीके से बताता हूँ प्रकाश। जो वो दौर था 2007, 2008, 2006, जब भेजा फ्राई जैसी फिल्में आती थी और हिट हो जाती थी, देवडी, फंस गए ओबामा, तेरे बिन लादेन, फंस गए ओबामा, तेरे बिन लादेन, क्या था उस दौर में? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स जाते थे, उन्हें बताते थे, कन्विंस करते थे, वो पैसा आता था, वो फिल्म बनाते थे, उसमें और पैसा लग करके प्रमोट होकर रिलीज होती थी। राइट। उन फिल्मों को बाद में 2017-18 के दौर में जब OTTs आई तो बेच दिया गया डिजिटल बोल करके। फिर ये डिजिटल वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इतना पैसा देना शुरू कर दिया कि प्रोड्यूसर्स करप्ट हो गया। और फिर कोई भी प्रोड्यूसर बनना, भाई मैं एक प्रोड्यूसर कैसे बन गया? मैं तो कोई बाहर से फंड्स लेके नहीं आया था। मैंने पहली फिल्म की थी मेरेठिया, मैं बाहर से प्रतीक ग्रुप से फंड्स करवाए थे। उसमें भी मैंने सीधे बोल दिया था कि सर मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं चाहिए, फिल्म डायरेक्ट, मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा, एज अ प्रोड्यूसर मैं फिल्म में रहूंगा, आप क्योंकि मुझे आप फीस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मैंने विदाउट फीस वो की थी, है ना, तो मुझे एज अ प्रोड्यूसर दे दो एटलीस्ट। और सारा कुछ उनका एक 3rd पर्सन था जिसने बजट को ऊपर नीचे कर दिया, जो किया। मगर फिल्म मैंने सिर्फ फिल्म बनाई। मेरा उस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आप जानते भी होंगे, तो मैंने किसी को एक चेक साइन करके नहीं दिया, क्योंकि मैं साइनिंग अथॉरिटी नहीं था, मेरे बैंक का, मेरे कंपनी का कोई लेने देना ही नहीं था। एक नाम आ गया था कि ठीक है चल नाम दे दे, प्रॉफिट होगा तो दे देना, मुझे डायरेक्ट करनी है। तो उस टाइम पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे जो आपको सपोर्ट करते थे। आज कहाँ है? OTT क्यों आई? OTT इसलिए नहीं आई कि आप फिल्म बनाओ और वहां भेज दो। OTT इसलिए आई कि जब आप फिल्म बनाते हो, फिल्म जिस तरीके से चलती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा, एक बोनस के तौर पे आप OTT बेच के अपना पैसा, प्रॉफिट को बढ़ा लो, ऐड ऑन कर लो। सैटेलाइट की जगह एक और भी, अब क्या हो गया है? लोग उसी पे डिपेंड है। अब लोग उसी पे डिपेंडेंट है, तो कहां से बनाओगे अच्छी फिल्म? कौन बैठा OTT में? मुझे भी आगे काम करना है। आपको इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं कल कहीं भी इंटरव्यू दूंगा, बातें बोलूंगा, बातें फैलती है, बातें पहुंचती है, मैं तो डायरेक्ट ऑन कैमरा बोल रहा हूं, काम मुझे भी करना है। मगर फिर भी OTT में कौन बैठा है सुनने को? आपको वो समझ पाएगा कि आपकी चीजें, मैं बना भी लूंगा तो 4 चेंजेस उनके तरफ से होंगे, वो 4 चेंजेस मुझे मानने पड़ेंगे। क्यों मानने पड़ेंगे? क्योंकि नहीं तो वो पैसा नहीं देंगे। वो तो
सीधा एक मेल कर देंगे अपने सीनियर्स को, सर हमें समझ नहीं आया। अब जो सीनियर उनके बैठे में यूएस और यूके में, वो थोड़ी पूछने आएंगे किससे बात की, क्या समझ में नहीं आया भाई, चल हम भी बैठते हैं अगले इंटरव्यू में, तुझे देखूं तुझे क्या समझ में नहीं आया। हाँ, बहुत छोटी सी बात है कि क्या गैंग्स को ओटीटी अप्रूव करेगा आज के डेट में? करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करता। उस कास्ट के साथ में, उस कास्ट के साथ में इसमें कोई नहीं। गैंग्स चूंकि बनी, तो मैं बोलता हूँ इस तरह के शोज ओटीटी पे अप्रूव हो गए कि अरे यार गैंग्स भी तो हिट हुई थी, ये भी होगी देसी पने में, राइट। क्योंकि गैंग्स ने एक लैंडमार्क दे के गया गैंग्स। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं आज भी, मैं पिछले 3 साल 4 साल से, अभी 3 साल से आप मान लो एक ब्रेक ही लिया हुआ है, जिस तरह से फफल गई है ना इंडस्ट्री, तो यहाँ भाई मैं इस तरह के काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं भी बैठा हूँ शांति से घर पे, क्योंकि मैं ना कह दूंगा सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और मैं ना कह ही दूंगा तो मैं सामने वाले को बुरा क्यों लगने दूं जबरदस्ती। तो ज्यादातर मैं इसमें हूं कि फंड्स आए या मेरी फिल्म कुछ कॉर्पोरेट को पसंद आए, जिसमें विदाउट चेंजेस तो बोले ठीक है जिशान। हलाहल में रिद्धिमा लुल्ला इरोस की जो है, हाँ वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उसने मुझे सीधा बोला था कि मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री हैंड दूंगी जिशान, क्योंकि पैसे भी कम है, तुम कम इसमें बना रहे हो और सारे कॉल्स तुम्हारे होंगे। फिल्म बनने के बाद उनको पता चला कि अच्छा ये रणदीप झा है और ये डायरेक्टर है, मुझे इतना फ्री हैंड था। बहुत बड़ी बात। तो बनी ना हलाहल, दो ना मुझे पैसे, मुझे भरोसा रखो ना यार, हम भी फिल्म मेकर्स हैं, हम बैंकिंग करके नहीं आए कि हमें गणित पता है, नहीं सॉरी, वो आपको पता है, वो आप अच्छे हो उसमें, आई एग्री, पर क्रिएटिव हम हैं, हमें वो चीज़ देके भरोसा कर लो कि हाँ ठीक है इतने पैसे में अगर ये बना देता है ये चीज़, तो ये फिल्म हिट होगी। मगर आप फिल्म की कहानी में जब घुसते हो ना, जब आप हीरो हीरोइन में घुसते हो, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। अच्छा, आपने बोला कि जब हमारी बात चल रही थी कि बहुत सारी गलतियाँ हो गई या बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे साइन कर लिया आपने, बता सकते हैं कौन सा ऐसा लगता है कि ये नहीं करना था मुझे? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं बहुत लोगों की मेहनत होती है एक प्रोजेक्ट में, तुम्हें पता है, मगर कॉल्स कभी कभी गलत जाते हैं, कभी कभी कॉल्स ऐसे भी जाते हैं कि मैंने छोड़ दिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने छोड़ी, जो मुझे नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे लगता था मुझे कर लेनी चाहिए, है ना। कौन सी? हैं कुछ फिल्में जो मैंने छोड़ दी। एक बार आप, अगर आपको याद हो कि सलमान खान फिल्म आई थी SKF, शुरुआत में 2015-15 की बात है, राइट, 15 में। तो वो 2 फिल्में थी, उन्हें भी पसंद आई थी, उनकी टीम को, पूरी टीम बैठी थी, पसंद आई थी, मगर कुछ चीज़ें थी जो नहीं बैठी तो हमने नहीं करा। जबकि मैं चाहता उस टाइम पे, अगर मैं थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करता या मीटिंग्स करता तो शायद वो पॉसिबल हो जाती, पर मैंने जोर ही नहीं डाला। मैंने कहा नहीं यार, ये जो इन्होंने लिख के भेजा है मुझे, क्योंकि उस टाइम पे समझ भी नहीं थी कि यार नेगोशिएट करने का भी एक तरीका होता है। अपन तो डायरेक्ट है ना भाई, वो तो है। अपन डायरेक्ट है, अपन ज़्यादा भाई, मतलब है वो है। नौकरी कर लेते हैं ना दोस्त, आज नौकरी नहीं मिलेगी, आज ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। जब मुझे यस बॉस ही करना है तो मैं नौकरी कर लेता हूँ ना, करूँगा यस बॉस, क्योंकि वहाँ यस बॉस नहीं करूँगा वहाँ से भी निकाल दिया जाऊँगा। मैं यस बॉस नहीं कर सकता, इसलिए फिल्म बना रहा हूँ। अब यहाँ भी यस बॉस करना पड़े तो फिर नहीं कर पाऊंगा ना, यहाँ पे भी यस बॉस ही करना पड़ेगा, तो नहीं बना पाऊंगा। चीज़ें हैं वैसी चल रही हैं। राइट। तो माहौल बहुत सीरियस हो गया। लोग ना बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि भाई आए तो उनसे गैंग्स को लेके जरूर सवाल कीजिएगा, और लोग यादों को ना, जो अच्छी यादें होती है उसको ताज़ा करना चाहते हैं बार बार। सब लोग कहानी जानते हैं गैंग्स की, फिर भी सुनना चाहते हैं हर बार कि बनी कैसे गैंग्स। यार बनी एज इन, मैं तो बॉम्बे में बिल्कुल नया नया आया था, 1-2 फिल्में देख करके अनुराग सर को अप्रोच करा, हैट्स ऑफ टू अनुराग सर की, उन्होंने इस तरह का विजन रखा हुआ था और फिल्म बन गई। यार बस क्या ही बताऊँ, 3-3.5 साल उस टाइम पे कैसे निकलेगा कुछ पता नहीं आपने चला। सोचा था कि आप उसमें एक्टर रहोगे? नहीं सोचा नहीं था, वो तो मैं कन्फर्म था कि ये फिल्म बनेगी तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और डेफिनेटली कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा राजकुमार राव जी का, उन्होंने वो बोले कि ये पूरी फिल्म जब उनको बताई गई थी तो फिल्म कहानी थी कि भाई फैजल खान और उनके बीच में पूरी कहानी चल रही है, और फिर बाद में आपके बीच 5 साथ उनके साथ कोई चेजिंग सीन हो गए, मतलब कहानी में वो कहाँ चले गए, एक अलग ही कहानी चली गई। ये राजकुमार ने कहा था? नहीं देखो फिल्म तो बाउंड स्क्रिप्ट है ना। हाँ, ये इसका क्लाइमैक्स सेट पे लिखा गया है। अच्छा, है ना, बाकी पूरी बाउंड स्क्रिप्ट थी, जिसे मुझे जो लोगों ने इम्प्रोवाइज किया वो अलग चीज़ है, बाकी चीज़ें वैसी बनी है। तो ये कभी भी फिल्म उस कैरेक्टर की नहीं थी, ठीक है, वो बहुत बड़ा कैरेक्टर था भी नहीं उस चीज़ पे, है ना, उसको पता नहीं ब्रीफ, चूँकि राइटर तो मैं ही था, मैंने ही सबको ब्रीफिंग भी करी है, और मनोज सर को, अनुराग सर ने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई है ना, क्योंकि उनको तो देख के ही मैं पहले ही काँप चुका था कि इनको भाई
तो ऐसा कभी था ही नहीं। मैं वो तो कहानी आप लोग सबने देखी है, रामाधीर और फैजल की लड़ाई थी। फैजल का मैं सौतेला भाई था, तो मेरे दिमाग में ये था कि कब ये हटे कब मैं बैठूं, चाहे इसको मारना पड़े चाहे उसको मारना पड़े, सब मरो सालो मुझे बैठने दो। तो वो तो गद्दी की लड़ाई थी और उसमें वो चल रहा था। अच्छा, शमशाद जैसा कैरेक्टर तो वहाँ बीच में आता है जिसको लगता है कि मैं इससे फायदा उठा लूंगा। एक बिजनेसमैन था जिसको लगा मैं बीच में आता हूँ, फैजल खान क्या पढ़ा लिखा थोड़ी है, जाहिल अनपढ़ है, इससे तो मैं फायदा उठाऊंगा और निकल जाऊंगा, है ना। वो उसको महंगा पड़ गया, क्योंकि भले फैजल खान पढ़ा लिखा नहीं हो पर धंधे वाला तो था, तो धंधा समझ गया कि मेरे से कमा रहा है। तो इतने ही से पार्ट था उसका, अच्छा। उतना ही हुआ। शमशाद की बात चली तो उसी में देता हूँ कि शमशाद सही में बिजनेसमैन था, एक उनके कपड़े की दुकान थी कैरेक्टर का। करेक्ट। और बाद में वो उनके साथ आते हैं और उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फैजल खान लोहे के बिजनेस में चला गया, फैजल खान की वाइफ को बना दिया प्रेसिडेंट। करेक्ट, भाई ताकि जुड़ाव बना रहे। फैजल खान को बना दिया युवा यूथ वासेपुर यूथ का प्रेसिडेंट, और महिला विंग की अध्यक्ष हमारी भाभी भाभी, ताकि जुड़ा रहूं, फायदे उठाता रहूं। राइट, वो सीन बहुत आइकॉनिक था। ठीक, अभी गैंग्स चूंकि इतनी पॉपुलर रही और लोग इतने जुड़े रहे हैं उस फिल्म से, चाहे आईटी कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज हो, लोग हो, आम आदमी सब कुछ पूछते हैं और सबको लगता है कि एक रियल दुनिया है यहाँ पे वासेपुर में। तो आप थोड़ा बता दें कि वासेपुर में सच में ऐसे कैरेक्टर हैं, थे, जिनको आप जानते हैं? भाई इनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ क्रिकेट खेलते हुए, इन कैरेक्टर्स को आपने देखा है। अच्छा। आप मेरे छत से खड़े होंगे ना तो आपको ये दिखेगा शमशाद का घर, वो दिखेगा फैजल खान का घर, वो दिखेगा हुमा का, मतलब समरीन का घर। तो ये सारे अगल बगल के लोग हैं मेरे, है ना। 5 मिनट के रास्ते पे एक कसाई मोहल्ला है। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात एक बताता हूँ। एक अपना छोटा भाई है, बहुत यंग लड़का है, आदित्य करके, अभी नया आईएएस हुआ है वो भी, तो झारखंड कैडर का। तो उससे मेरी मुलाकात होगी, तो सारे फैंस हैं कि वासेपुर, तो और वासेपुर की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो उसने बोला कि भैया आपने कहा कि मुझे भी एक बार वासेपुर देखना है। तो एक कमर मखदूमी रोड है जो वासेपुर में भी मेंशन है, तो उस कमर मखदूमी रोड में मैंने घुसाया, मैंने सारे घर दिखाए, मैंने ये इसका घर, ये इसका घर, ये मेरा घर, ये। तो वो रोड जैसे खत्म हुई तो बोला यार ये 150 मीटर की रोड में तो पूरी वासेपुर खत्म हो गई। तो इतनी ही है वो जगह, समझ गया। और आज भी उतनी क्राइम है, और आज क्राइम ज़्यादा है। देखो सोशल मीडिया के आने के बाद क्राइम पूरे इंडिया में कंट्रोल हुआ है। सोशल मीडिया, कैमरा, सीसीटीवी, ये सब चीज़ें आने के बाद क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ है। वहाँ बढ़ गया है। 2012 के बाद दुनिया भर के मर्डर हुए हैं, क्योंकि वहाँ क्राइम करना नहीं, दिखाना है। वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। राइट। जेल है, मर्डर कर दिया तुमने तो जेल है, तो फिर बेल है, और फिर खेल है। तो यही चल रहा है वहाँ। राइट। आप जाओ, अच्छे से अच्छा आदमी कोयले और स्क्रैप की चोरी में लगा हुआ। ये पूरे झारखंड की कहानी है। कोयला और स्क्रैप तो धनबाद का है, बाकी तो झारखंड में कम है फिर भी, इन कंपेरिजन टू धनबाद। अच्छा, एक चीज़ अभी अच्छा हुआ आपने बताया कि वह आप उनको वासेपुर घुमाया दीजिए को। एक बहुत छोटी सी बात है, मतलब थोड़ी अलग सी हो सकती है कि लोग जैसे अभी एक्टर जब थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर वो अपने गांव जाते हैं तो ब्लॉग डालते हैं कि भाई आज वो उस जगह पे आया जहाँ पे मेरा बचपन बीता था। तो कहीं ना कहीं आप उसको अपनी चीज़ें जो जुड़ी चीज़ें हैं उनको बताते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं। आपका मैं देखता हूँ कि आप बहुत टाइम वासेपुर में बिताते हैं, धनबाद आप रेगुलर जाते हैं और कभी भी आपने उस पर ब्लॉगिंग नहीं की कि भाई मैं धनबाद आया हूँ। तो मतलब क्या है, आप धनबाद जाते भी हैं और कभी उसको धनबाद को आप बेचते नहीं? यार मैं बेचता तो किसी भी चीज़ को नहीं हूँ। मैं बड़ा गरीब था, जब मैं आया था मेरे पास बड़ा पाव खाने को पैसा नहीं था। क्यों नहीं था बे, काय खोया है यहाँ साले। तो ये तो अच्छा तुमने किया भी, चलो मैंने मान लिया, तुम सड़क पे सोए, तुमने बड़ा पाव खाया, तुमने बड़े बुरे दिन देखे, क्यों बता रहे हो? ये तो फिर वही वाली बात हुई ना कि नेतागिरी चल रही है यहाँ पे। भाई तुम आज का बताओ ना, आज तुम कौन से महल में रह रहे हो, कितने 4 BHK 3 BHK हैं तुम्हारे जिससे रेंट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी, क्यों ये बताओगे? ये तो तुम नहीं बताओगे। तो ये क्यों बता रहे हो मैं कहाँ कहाँ रोया और कहाँ कहाँ सोया? स्ट्रगल हमने भी करी, ठीक है, फिनेंशियल स्ट्रगल होती है हमारी, पहली आउटसाइडर्स की पहली स्ट्रगल ही फिनेंशियल है, तो है ना। हम रहेंगे कहाँ, आज 1 महीने का रेंट दिया तो अगले महीने का टेंशन आ गया यार कैसे देंगे, ठीक है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। उसको तुम मुद्दा बना के सिंपैथी क्यों लेना चाह रहे हो यार? मैं बड़ा काला था, मैं बड़ा पतला था, तू था, ऐसा थोड़ी खाने को नहीं था।
राइट। अब पवन सिंह का एक इंटरव्यू सुना मैंने, मुझे इतनी हंसी आई, बोला मैं भूखा सोया हूँ बॉम्बे में क्योंकि मुझे एटीएम का पिन नहीं पता था। और मुझे बड़ा इनोसेंट लगा कि चलो बोल तो रहा ना भाई, पैसे थे मेरे पास, ऑनेस्ट तो है ना, गरीब बंदा नहीं था, बंदा ऑनेस्ट है ना, बट मैं निकाल नहीं पाया, मुझे एटीएम चलाना नहीं आता था। मुझे मजा आया सुन के, मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने बोला क्या क्यूट बंदा है यार, मैं वाकई उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। आप समझो इस चीज को। मगर आप जो फ्रॉड, मैंने भी सुनी तो बोलेगा अब आदमी मैं भूखा सोया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बोले पैसे थे भैया, सिंपैथी चाहिए, किससे चाहिए। और आप ये सुना करके क्या आपको इतना अंदाजा है आप कितने लोगों को, कई करोड़ हिंदुस्तानियों को आप एक ऐसा सपना दिखा दे रहे हो कि हाँ ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है। वो बेचारे सच में गरीब हैं और वो चले आएंगे, सच में उनको रोड पे सोना पड़ जाएगा, सच में बड़ा भाव खाना पड़ जाएगा और शायद रिटर्न का ही पैसा ना हो। किसको झूठ बोल रहे हो दोस्त, शर्म आती है। मगर ऐसे लोगों का ज़मीर मर चुका है, इनको फॉलोअर्स चाहिए, बढ़ाओ फॉलोअर्स। राइट। वासेपुर के बाद वासेपुर आपके लिए कितना बदल गया? भाई वही है वासेपुर आज मेरे लिए, वही दोस्त यार, वही दोस्तियां, वही दुश्मनियां, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो वासेपुर मेरे लिए चेंज पता है कब होता, जब मैं वासेपुर जाता ही नहीं, फिर जाता मैं 5 साल के बाद तो ये फूल चल रही है और माला चल रही है जो नॉर्मली बाकी जगह पे होता, पता नहीं क्या ही जीत के आ गया, क्या ही कर। अपन को तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, अपन तो उधर ही वासेपुर में पड़े रहते हैं, दोस्त हैं, यार हैं, फादर मेरे लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए, ममा है, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ ठीक है मम्मी के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहूँगा। आज मुझे लगता है 5 दिन में मैं वापस ड्राइव डाउन कर रहा हूँ धनबाद वासेपुर, मैं चले जाऊँगा अभी मुहर्रम में, फिर 1 महीना रह के आऊँगा। तो अपना घर है यार, अपना अपना मतलब हम पापा थोड़ी वैसे जॉब पे थे कि ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम 4 जगह हो लिए, हम तो एक ही जगह रहे यार, एक ही जगह मस्तियाँ करी, एक ही जगह पे दोस्त यार, एक ही जगह पे हर पहचान। और मुझे वासेपुर या धनबाद में पहचान वासेपुर फिल्म के बाद नहीं मिली है। मैं इतना चूंकि लोकलाइट हूँ, इतना घूमता था शुरुआत से ही बाइक से दोस्तों के साथ, और थोड़ा सा बदमाशी करने वाला, समझ रहे हो, एक बंदा होता है ना इधर बैठा उधर बैठा, बदमाशियाँ भी करी, क्रिकेट भी खेला, तो सब जानते थे पहले भी, अभी भी जानते हैं। क्योंकि मैं जब आपको कॉल करता हूँ या तो आप धनबाद जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं या मैं वहाँ भी होता हूँ या वही होता धनबाद हूँ, अब निकलूंगा 5 दिन बाद बॉम्बे हूँ, 5 दिन बाद धनबाद जाऊँगा। इधर ज़्यादा रेगुलर हो गया, इधर 2-4-5 सालों से मैंने बताया ना कि अभी मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में हाथ नहीं लगाया। राइट। तो मैंने बोला यार वो फैमिली टाइम भी मैं क्यों मिस करूँ, राइट। फिर मैं उधर चला गया। अच्छा, लोग ने गैंग्स ऑफ वासेपुर को अभी भी भूले नहीं है। बीच में आपने कुछ अनाउंस भी किया था कि मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक पार्ट बनाने वाला हूँ, वो अभी है पाइपलाइन में? नहीं, वो उस टाइम पे चला था, अनुराग सर से बातें चली थी, कुछ आइडियाज़ थे जो उनको भी पसंद आई थी। अच्छा। पर वो हो नहीं पाई, इनकम्प्लीट रहेगी। तो हाँ, तो देखते हैं। अच्छा, लोग ना बार बार पूछते हैं कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो डेफिनेट का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर सच में है वासेपुर में? हाँ है अभी भी है? हाँ बिल्कुल। आप मिलते हैं उनसे? हाँ हाँ, क्या बात होती है दोनों की? अभी तो मुलाकात नहीं हुई, वासेपुर के बाद उससे एक बार मुलाकात हुई थी, अभी तो वो वहाँ से हटा हुआ है। मगर जिस टाइम मुलाकात हुई थी तो बड़ा खुश था, क्योंकि वहाँ से हटा हुआ मतलब कॉलेज गए हुए हैं इंस्टीट्यूट। तो मिला, बड़ा खुश भी था कि हाँ भाई चलो अच्छा है, आपने कोई और फील्ड चुन लिया, क्योंकि नॉर्मली तो वहाँ बंदे अलग ही फील्ड चुनते हैं। राइट। तो कुछ और फील्ड चुन लिया, ठीक है, फिर बैठे साथ में चाय सिगरेट। बट उसने बोला हुआ कि भाई डेफिनेट तुम बने हो, कैसा? नहीं, उसने उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, उसने नॉर्मल हालचाल, क्योंकि उसी टाइम पे एक हत्याकांड से जेल हुई थी, तो उसी टाइम पे वो भी बाहर आया था तो काफ़ी वैसी हेल्दी बातें हुई कि कैसे हो, क्या है, नहीं है, वो टाइम भी हो गया था। क्योंकि एक टाइम था हम सब जब स्टैंडर्ड 6-7 में थे तो साथ में क्रिकेट खेलना, 6-7 में तो उन्हें हमें खुद ही चड्डी पहनने की अकल तो थी नहीं सही से, क्या वो गली में प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेलेंगे, और सचिन के फैन है सारे। तो वो दौर से शुरू करा ना यार, एक मोहल्ला है, आप इसको समझो एक छोटा सा मोहल्ला, उसमें उसकी कहानी है, उस वहीं के रिवेंज, वहीं पे रिवेंज है, और रिवेंज भी आपस में है, वहीं के लड़के हैं, किसी के साथ खेलोगे किसी के साथ नहीं खेलोगे, कैसे बताएं। शमशाद मेरा पड़ोसी है। अच्छा। हुमा का घर या हुमा के जितने भाई हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, सब भाई हैं, सब हाँ हाय हेलो सबसे होते रहता है। तो जो हुमा का कैरेक्टर है तो वो सब है सब। अच्छा, मुझे डेफिनेट के कैरेक्टर के बारे में जानना है कि डेफिनेट का कैरेक्टर जहाँ थोड़ा सा
नटखट भी है, चुलबुला भी है, और उसका एज ग्रुप का जो एक रेंज है जहाँ वो एक तरफ परपेंडिकुलर से भी अपना बदला ले लेता है और फैजल खान को भी टारगेट करके रखा है। तो ये इतना बड़ा रेंज है, मतलब एक छोटे शहर का लड़का जिसके टारगेट में है कि ये इस खानदान का छोटा से लेके बड़े तक को सबको मुझे तंग करना है। मतलब ये बड़ा रेंज है उसके पास में, और वो खुद एक छोटा एक अभी बच्चा ही है, मतलब मैच्योर हो भी है। मैं भी बनूंगा ऐसा, मैं भी बनूंगा ऐसा। और उसने टारगेट लिया कि पहले सॉफ्ट कौन है इसमें, तो परपेंडिकुलर है, तो बोला परपेंडिकुलर। टारगेट दिमाग में था कि यार चलो, मतलब सरदार खान फैजल खान को मारना इतना आसान नहीं था, है ना, कि डेफिनेट हो गए और दिमाग में चीज आ गई, और अम्मा मेरे चूंकि बस्ते में कट्टा डाल देती तो आज जाके हम फैजल खान को गोली मार देंगे, तो इतना आसान नहीं था। तो आसान किसको है, तो पहले साले इसके छोटे भाई को टारगेट लो, पहले इसको खत्म करो। मगर ऑब्वियसली उसको खत्म तो नहीं कर पाता है, खत्म तो खैर सुल्तान करता है, मगर उसके दिमाग में है कि इन सबको खत्म करके हुआ मुझे। नहीं, मैंने एक चीज देखा कि चूंकि डेफिनेट का कैरेक्टर बता, अब सोचो ना आप उसकी बातचीत जो है वो रामाधीर सिंह से भी है, वो कह रहा है बाबा मैं आता हूँ, उससे भी 10 लाख ले लिए। मतलब वो रामाधीर सिंह से बात करता है, फैजल से करता है, और यहाँ परपेंडिकुलर को भी नहीं छोड़ रहा, बच्चे की गैंग में भी घुसा हुआ है। करेक्ट। मतलब वो सब तरफ नजर अपनी डाले हुए है कि भाई कहीं भी कुछ, सब कुछ अपने कंट्रोल में होना चाहिए। राइट। और वो जब पहला टारगेट लेता है और दोस्ती बना के रखा है, दोस्ती बना के मतलब देखो, अगर जैसे कि रामाधीर सिंह और फैजल खान बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, परपेंडिकुलर फैजल खान रामाधीर सिंह बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेट रामाधीर सिंह से भी बात करेगा, सबसे बात करेगा, फैजल से भी बात करेगा, गुड्डू से भी बात कर रहा है, गुड्डू से भी बात करेगा। गुड्डू को गोली मार दी कि यार हम कुर्ता देख के कंफ्यूज हो गए थे, हमको लगा तुम हो तो दिया एक गोली, एक गोली, कि हमको लगा शमशाद हुआ, तुम तुमको मार दिए, बताओ, लगा दिए। अच्छा, उसका रेंज फिर शमशाद के पास भी है। अच्छा, आपने किसको छोड़ा है उसमें? फिर उसकी दोस्ती सुल्तान से भी, सुल्तान को ही मार दिया, सुल्तान को अपनी गोली मारी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसका टारगेट जो है उसको बहुत नहीं, बट उसका कैरेक्टर में ये सोच रहा हूँ कि जब सुल्तान को वो मार रहा है तो वो सोच रहा है वो फैजल खान का बेटा है। हाँ, कि मुझे बदला लेना। फैजल खान का नहीं, सरदार खान का, सॉरी, सरदार खान का बेटा है। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि बाप का, दादा का, भाई का सबका बदला लेगा। फैजल लिया कहाँ, लिया मारा तो उसने सिर्फ रामाधीर सिंह को, इधर तो सब इसने ही खत्म किए, चुटर पुटर जितने थे। प्रॉब्लम इसके दिमाग में, देखो एक ना कैरेक्टर लेके वो चल रहा था कि हमको जो इस शहर पे राज करना है, बहुत पहले अपनी माँ को, और एक आइडेंटिटी की कॉन्फ्लिक्ट थी कि भाई मुझे वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और एक होता है कि आप साइड किक बन के रहो, एक रहता है कि आप ही हीरो। नहीं, जैसे मैं वो तो भाई आज अगर वासेपुर के एंड में जब वो फैजल खान को मारता है फिल्म के एंड में, तो आपको पता है ना कि अगर पार्ट 3 आएगी तो यही हीरो है, राइट। तो वही तो उसको बनना था। ये खत्म तो हीरो में, ऐसा ना हो कि इसको मारूं तो परपेंडिकुलर खड़ा हो जाए, मालूम चलो उधर सुल्तान खड़ा हो गया, उधर शमशाद खड़ा हो गया। इन सबको पहले खत्म ही करो सालों को, उसके बाद मैं ही आऊँगा। सबको मारा उसने, सबको मरवा दिया। नहीं, मैं एक और सीन, उस सीन में बता रहा हूँ कि जहाँ पे जब आप पान दुकान पे पान खा रहे होते हैं और एक लड़का आता है, आकाश नाम उसका, और बोलता है कि अरे भाई फैजल भैया बुला रहे हैं, कौन निकाला है तुम्हारा खोजैया हो रहा है, हाँ कौन निकाला है हमरा खोजैया, कौन निकाला रहा है हमारा वारंट, कौन निकाला है हमरा वारंट निकलने का मतलब समझते हो, अपना टाइम आ गया। लेकिन जब आप फैजल खान के पास पहुंचते हैं तो आपकी आंख में मुझे जो दिखा, मुझे दिखा कि एक बड़ा भाई भी दिख रहा है आपको। हाँ, मतलब सिर्फ अपना कंपटीटर भी नहीं, एक रिस्पेक्ट भी है कि भैया आप गेम में मत लीजिए। उसकी भी तो एक जर्नी है, राइट, है ना। हो सकता है उस टाइम पे उससे अपने भाई से भी एक लगाव हो कि चलो बड़ा भाई, कोई सिबलिंग नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है आपके पास में। नहीं है, तभी तो सांप और बिच्छू से खेलता है। हाँ, यही भाई बहन है गली का कुत्ता मेरा भाई है, ये सांप पकड़ लूंगा ये बहन है यही चल रहा है ना उसके लाइफ। राइट, बड़ा यूनिक कैरेक्टर अपने, बहुत यूनिक कैरेक्टर था वो। अब मैं उसका रेंज हमेशा देखता हूँ कि डेफिनेट जो है भैया आसान नहीं है डेफिनेट करना। हाँ, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान। मतलब मैं तो सारे कैरेक्टर पे बात करते हैं सारे लोग, लेकिन चूंकि आप मिले तो मैं डेफिनेट पे ज़्यादा डिटेल के लूँगा, क्योंकि डेफिनेट इतना आसान नहीं है कि एक लड़का जिसके पास आइडेंटिटी की फाइट है, दुनिया जान रही है उसका बाप कौन है, बट वो फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, करेक्ट, रहना उसी मोहल्ले में है, और सामने वाला जो बड़ा भाई है उसका, अच्छा माँ भी आपको वैसा नहीं है कि नहीं तुम्हें इसमें नहीं घुसना, तू पढ़ाई लिखाई कर, ऐसे नहीं बोल रही, ऐसा नहीं बोल रही, तू मार, तुझे बनना है भाई, तू देख कैसे गेम प्लान तुझे सेट करना है, तुझे ही लेना सबसे, रिवेंज भी, मारना भी, जो करना है कर, तो करता है यार कुछ क्या, ठीक है चलो। अपने एज के हिसाब से वो अपने एज के हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच के बैठा है, और जो कर रहा है वो रामाधीर के साथ बैठ के फैजल खान को मारने की सुपारी भी उठा ले रहा है, और उसको लग रहा है कि यार गलत तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा नहीं, अगर मैं फैजल को मार भी दूं तो इस साला रामाधीर को कौन मारेगा, इसको भी तो काम करो, इसको पहले बता दूं फैजल को कि फैजल भैया वो तो रामाधीर पैसा भी दिया था, वो पूछा तुम का, कि बोले हम रख लिए, मगर हम आपको बता दिए देखो तो मारो रामाधीर को, इसको मारो ना, तुझे तो मैं कभी मार लूंगा। इन सब में सबसे ज्यादा मुझे रामाधीर ही लग रहा है कि इसको नहीं मार पाऊंगा, फिर क्या करूंगा,
तो पहले फंस इन गए। दोनों को लड़वा दो, या तो रामाधीर इसको मार दे तो फिर मैं रामाधीर को मारूंगा, या रामाधीर को ये मार दे फिर मैं इसको मार दूंगा। अच्छा, मन में एक और भी ये तो चल ही रहा कि रामाधीर ने बाप को मरवाया, बाप को मरवाया है, वो तो बदला है, रिवेंज। बिल्कुल, बैक ऑफ बाप तो मेरा भी था। बाप तो बिल्कुल बहुत तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, वो जो दो आइडिया, एक जो लाइन आप उसमें, आपकी लाइन थी या किसी की लाइन थी, बड़का बोकराद है भाई वो। अच्छा हाँ, वो आकाश की लाइन थी। आकाश की लाइन, आकाश की लाइन, भैया ये बड़का बोकराद है। बड़का बकरात है। क्या है वो बोकराद का मतलब? यार ये स्लैंग है अपने तरफ का, तुमको तो पता ही है यार, तुम तो खुद वहां से हो कि ज्यादा बकराती मत जाड़ो। तो हमारे यहाँ तो बहुत चलता है। तो अब बैठे बैठे हम लोग पुरानी पुरानी चीजें याद करते हैं। अभी एक दिन याद आ गया डिबरी, फिर इतनी हंसी आई। तो मुझसे पूछ रहे हैं, और जेनजीज पूछ रहे हैं, ठीक है, जेनजीज को क्या पता डिबरी क्या है। फिर हमने उनको बता रहे हैं यार वो मेडिसिन की बॉटल को जब आप खाली करके उसमें किरासन तेल डाल के बत्ती डाल के जलाते हो तो डिबरी कहते हैं। कि घर वाले कहते हैं ना हमने डिबरी में पढ़ाई करी है, तुम्हें तो लाइट मिल रहा था, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। अच्छा, वो सीन कैसे बना था जब जिसमें आप परपेंडिकुलर को बुलाते हैं कि भैया तुमको पैसे कमाने हैं? वो तो रियल इंसिडेंट था। वो रियल इंसिडेंट था? हाँ हाँ, रियल इंसिडेंट। वो बाइक वाला करवाया हुआ था, देखा था आपने? हाँ, हम ही लोग थे उसमें, बड़का बोखरा थे बोलने वाले। और आपको पता था कैरेक्टर के, पता है कि भाई ये जो परपेंडिकुलर है थोड़ा इसको पैसे चाहिए, खर्चे पानी, ये भी अपना गैंग बना के इसको तो पैसे चाहिए, चाहिए, इसको मिल नहीं रहा है जितना चाहिए इसको। नहीं, अगर है भी तो भी चाहिए। वो है वैसे ही, वैसे ही है। या 5,000, अब 5,000 की वैल्यू थी उसमें। तो आज कोई फोन करके ऐसे ही आप नॉर्मल गांव में फोन करके बोल दो कि भाई 1 लाख रुपए दे, कमाएगा, तो तुरंत मांगेगा भाई 1,50,000 रुपए बहुत है। तो वो थी भाई, अब करना क्या, कुछ करना तो है नहीं, बाइक जरूर उछालना, नहीं तो ऐसे कर लूंगा, उसे क्या पता था कि वाट लग जाएगी। तो ये था। वेरी गुड। अच्छा, पूरी जो कहानी आपने 2 पार्ट में लिखी, पूरी वासेपुर फिल्म की, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, आपको पता था कि आप सेकंड पार्ट में आओगे? आपने ऐसा नहीं सोचा कि फर्स्ट पार्ट में भी मैं इंटर कर जाता हूँ, कोई कैरेक्टर ऐसा कर लूँ जिसकी जर्नी पूरी फिल्म में हो? पता मुझसे तो और किसको होगा बताओ। हाँ। देखो, वासेपुर का स्टार्ट ही सीड जो है ना वो मैं हूँ, ना मैं वो लिखता ना वो बनती। तो जब लिख ही रहा हूँ तो मुझे तो सब पता है। डिमांड तो मैं अनुराग सर से ये भी कर सकता था कि मुझे सरदार खान करना है, मुझे फैजल खान करना है, मुझे फलाना खान करना है। मुझे पता था मेरे डेफिनेट करना है यार, मैं इसकी योग्य हूँ, मैं इसको अच्छे से निकाल लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है ना, कि मैं आप इससे ज़्यादा justify डिमांड करते नहीं हो उस करना character चाहता। को। मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊँ, नहीं मुझे वो भी दे दो, ये भी दे दो। तो या 2 चीज़ होती, या तो फिल्म फिर वैसी नहीं बनती, या तो फिल्म बनती ही नहीं। क्योंकि अनुराग सर ने भी अगर मुझे लिया तो ऐसा कोई ये नहीं था कि उन्होंने बड़ा त्याग बलिदान, वो त्याग बलिदान वाले लोग हैं नहीं। अनुराग सर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, उनको बहुत क्लियरिटी है, बहुत चीज़ें। उन्होंने ऑडिशन कराया, प्रैक्टिस करवाई, किया मैंने। उनको डर तो उनको फिर भी था, मगर उनको ये पता था कि वो निकाल लेंगे। उनको अपने पे, हर डायरेक्टर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि चल मैं इसको ऐसे निकाल लूँगा। जो चीज़ें हुई भी, उनसे बहुत कुछ सीखने को ही मिला सेट पे, गालियाँ भी पड़ी। तो जर्नी है। अभी मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें मनोज बाजपेयी जी बता रहे थे इसी में कि भाई जब मैं आया इसमें गैंग्स में, और अनुराग जी भी डर रहे थे कि क्या ऐसा कर लोगे कि सत्या में भी कुमात्रे बने हो, बहुत बार वो डॉनी बने हैं, क्रिमिनल बने हैं, तो ऐसा सरदार खान क्या कर लोगे? और जब शूट कंप्लीट हुई तो अनुराग सर आए और उनको बताया कि भाई जो मैंने सोचा था, मुझे डाउट था कि ऐसा क्या कर लेगा मनोज बाजपेयी, तो अब मेरा बिलीव है कि भाई अब जो आपका परफॉर्मेंस देखा तो लगा कि नहीं, तो सरदार खान इन्होंने कर दिया, वो कर दिया। आपको क्या लगा सरदार खान कैरेक्टर को देख के? डन मुझे? हाँ भाई देखो, आप तो फैन भी मनोज वाजपेयी के, मैं तुमको बता रहा हूँ, हम लोग भीगू मात्रे देख के बड़े हुए। मैं हमेशा मनोज सर से पूछता था कि सर वो जब शूल में रवीना टंडन जी हॉस्पिटल में और आप पहुँचते हैं, वहाँ पे सीन है, वो बड़ा इमोशनल सीन है, वो जहर खा चुकी है, वो मतलब वो कैसे किया, पिंजर वो, तो उनसे तो ऐसे ही एक औरत है ना, उसी से हम लोग ऐसे कि मनोज वाजपेयी उतरा है मतलब। और सबसे पहला जब आप खुद बिहार से हो और फिर मनोज सर सामने हो तो क्या होगा, सोचो आप। तो अपने को तो वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, हम तो ऐसे ही यूं हैं। मनोज सर है सामने, वो जो सीन है वो चाबी कहाँ है साला, तो वो मेरे सामने हो रही थी। मैं ऐसा, मैंने भाई ये फिल्म कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये फिल्म हिट है। तो कुछ 1-2 सीनें देखी थी मैंने, तो उस टाइम पे था मैं उसके, तो फिर मैं मुझे भी भगा दिया जाता था अपने प्रिपरेशन के लिए, तो मैं हट जाता था वहाँ से। पर मनोज सर है यार। आपकी फर्स्ट मुलाकात, मैं आपको एक बड़ी चीज़ अच्छी बताऊँ, पता नहीं किसी ने कभी अपने इंटरव्यू में बोला है नहीं, मैंने 1-2 बार और
कहीं बोला है शायद, डिस्कशंस में तो बोलता रहता हूँ मैं, आज आपको बताता हूँ। हम्म, आप अच्छे एक्टर्स का नाम लो 3-4 मनोज वाजपेयी, छोड़ के, के मेनन, और बताओ, नवाज भाई, और बताओ, जयदीप अलावत, और बताओ, नसीर साहब, नसीर साहब, और बताओ, पंकज त्रिपाठी, और बताओ। पंकज त्रिपाठी। इन सबकी मिमिक आपको मिल जाएगी, और सबके मिमिक्री आर्टिस्ट मिल जाएंगे। मनोज सर का ढूंढ के दिखाना, कौन उनको क्या प्ले करेगा यार, वो हर बार नए रहते हैं, राइट, वो हर बार एक इतना स्लाइड चेंज करते हैं ना, और वो चेंज समझ में आ जाता है। राइट, आज तक उनको आप उनका मिमिक निकाल ही नहीं सकते। निकाल के दिखाओ ना आप मुझे, क्या ये एक्टर उसका मनोज सर का मिमिक्री करता है, कर ही नहीं पाता। क्या रीजन है, सोचो कभी। करके पंकज त्रिपाठी कर देंगे, लोग कर ही लेते हैं, मिमिक कर लेते हैं, नसीर सर का कर लेंगे, हाँ मिमिक्री कर लेते हैं कर लेते हैं, नवाज भाई का कर देंगे, सबका कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। उनका तो मैंने देखा ही नहीं। और उसी पॉडकास्ट में नवाज भाई भी थे, फिल्म फेयर का पॉडकास्ट था, और उसमें नवाज भाई ने भी ये बात बोली कि दुनिया के पास होंगे अल पचिनो, रॉबर्ट डिनारियो, हमारे पास अपना मनोज वाजपेयी है जिसकी 5 परफॉर्मेंस रख दूंगा और 5 अलग है। ये जो अल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो और जो बड़े एक्टर्स हैं, इन्होंने फिल्में ही 5 करी होगी, या 10 करी होगी, या 12 करी होगी, या 15 करी होगी, है ना। बहुत टाइम लेके चीज़ों को Preparation। ये करके, और उनको पैसे भी बेइंतहा मिल रहे हैं, रॉबर्ट डिनीरो वो फलाना, और वो उन चीज़ों को करते हैं ला करके। तो उनकी रखोगे आप तो सिर्फ 5 ही फिल्म रख पाओगे। और मनोज सर जैसे, जो यहाँ पर जब सबसे पहले इंडिया में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है कि ये एक्टर है और ये स्टार है, और उसमें एज अ लीड उन्होंने क्या शूल देख लो, क्या सत्या देख लो, आस पास से आई है फिल्म, सत्या के बाद तुरंत शूल आई है। रोड देख लो, रोड भी एक उनकी फिल्म थी। कौन देख लो, जिसमें उर्मिला मातोंडकर और वो हैं, सब डिफरेंट चलता जाता रहेगा। पिंजर देख लो, वासेपुर देख लो, और कितने नाम लूँ। ट्रू। अच्छा, अब आते हैं आपके कैरियर पे। आपने एज ए राइटर भी काम किया, एज ए एक्टर भी काम किया, डायरेक्टर भी काम किया, एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया, बैक भी आप बहुत सारा काम करते रहते हैं फिल्मों से जुड़े। क्या चैलेंज आता है जब आप एज ए राइटर जब कहानी को लिखते हैं, और एज ए डायरेक्टर जब आप उसका सोचते हैं, और प्रोड्यूसर ऊपर बैठा है आपके दिमाग में जो बोलता है इतनी बजट में बनाना है, किसकी सुनते हैं? नहीं, एज अ राइटर जब मैं लिखता हूँ तो पहले मैं कहानी लिखता हूँ, तो कहानी लिखने टाइम पे तो ना डायरेक्टर दिमाग में आता है ना प्रोड्यूसर दिमाग में आता है। स्क्रीन प्ले लिखते टाइम पे डायरेक्टर दिमाग में आता है कि हाँ यार इसको ऐसे करना चाहिए, ये सीन यहाँ आ जाएगी, ये वो, तो उस टाइम पे मैं प्रोड्यूसर मार देता हूँ, मैंने नहीं एज अ डायरेक्टर लिखूंगा। फिर जब मैं सामने फिनेंसर या कॉर्पोरेट के सामने बैठता हूँ ना, तब प्रोड्यूसर जागता है कि ओ अच्छा, मैंने हवाई जहाज लिखा है भाई, इसे काट, बस कर दे ये बजट में आएगी। तो चीज़ें कहीं ना कहीं करनी पड़ती हैं, मैं नहीं करता। अगर मैं एज अ डायरेक्टर भी रहता तो हो सकता है मेरा प्रोड्यूसर मुझसे बोलता, तब मुझे करना पड़ता। राइट। तो वो चीज़ें हैं कि अच्छा कहाँ, लंदन में शूट था, नहीं करना है, लोखंड वाला कर लेंगे, अच्छा ठीक है आ जाओ बड़ा मुश्किल होता है सबके बीच बैलेंस करना, तीनों के बीच में। करना पड़ता है। नहीं, अभी जैसे कि मैं पर्सनली ऐसा बता रहा हूँ, शायद आप इसे डिनाई कर सकते हैं कि जैसे मुझे मेरेठिया जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि बजट और मिलना चाहिए था बनाने के लिए, जितनी मेरे बजट। एठिया में भाई मैं बहुत ऑनेस्ट होकर के तुमसे बोलूँगा, बात उसमें बजट की नहीं थी। प्रति ग्रुप्स ने हाथ खोल रखा था, मैंने तो पैसे पे ध्यान भी नहीं दिया क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। मुझे टीम थोड़ी ढंग की उतारनी चाहिए थी मेरे से, टेक्निकल टीम। वहाँ भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई टेक्निकल टीम को लेकर के। और अब मैं किसी को ये नहीं कर रहा कि वो खराब थे, ऐसा वो बहुत बढ़िया लोग थे मेरे साथ थे, मगर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़े और वो भी मेच्योर टीम होती, क्योंकि मैं खुद नहीं आया था, तो चीज़ें शायद डिफरेंट होती हैं। राइट। वो चीज़ थी। आपका एक्टर एकाएक जो आपके अंदर का एक एक्टर है जो बहुत कम दिखने को मिलता है फिल्में, तो फिर भी आपने काफ़ी कर लिया एज राइटर भी, और एक्टर क्यों आपने स्टॉप कर दिया अपने आप को कि भाई अब कम कर दिया, मतलब ना के बराबर आप दिखते यार हैं? पता क्योंकि है, मुझे याद है कि आप शुरुआती दिनों में जब गैंग्स जब आई थी, उसके बाद आप उन एक दो लोगों में से थे जिनको ऐड भी मिल गया था, वोडाफोन की ऐड में आप दिखे भी थे। करेक्ट। उसके बाद आप फिर कम दिखने लगे धीरे धीरे, यार और देखो, खासकर जब ओटीटी का दौर आया और आपके जैसे चेहरे की जरूरत थी। चेहरे की जरूरत थी, मैंने उसमें एक बिच्छू का खेल करा, देखा था मैंने फिर बालाजी की, फिर मुझे एक वो मिला योर ऑनर, हाँ वो भी देखी थी मैंने। स्पैरो रीजन का था, वो सोनी पे है सीजन 2। प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्त, यूपी, ईस्टर्न यूपी या बिहार का रोल है ना,
तो अभी मैं फ़ोन कर दूंगा 10 स्क्रिप्ट आ जाएंगी, अब मुझे नहीं करना, चलो क्या करोगे, काम नहीं दोगे मत दो, Who cares? तुम्हारे बूते में दम नहीं है मुझे कुछ और रोल देने का, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे साथ काम भी करने का, तुम किसी और को ढूंढो जो 25 बार बिहारी का रोल कर ले, नहीं करना मुझे भी। वही बिहारी वही गैंगस्टर, वही बिहारी वही पुलिस वाला, पुलिस गैंगस्टर पुलिस गैंगस्टर पुलिस गैंगस्टर। भाई कॉमन आदमी तो होगा, चल बिहार का कॉमन आदमी दे दे, नॉर्मल लाइफ वाला आदमी दे दे, वो तैयार ही नहीं भाई। ठीक है बॉम्बे का गैंगस्टर दे दे, यूपी का गैंगस्टर दे दे, वेस्टर्न का, राजस्थान दे दे, हरियाणा का MP दे दे, दे दे। राजस्थान का दे दे, कहीं का तो दे। तब तो आदमी के लिए कुछ चैलेंजिंग है, कुछ तैयारी करेगा, कुछ चीज़ें नहीं लेके आएगा। क्या है भाई, कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ, बिहार में? अच्छा क्या क्या कौन, अच्छा वो नहीं मिल रहा आपको जीशान का, क्यों ले लो भाई। तो ठीक है यार, मैं इसीलिए मैंने योर ऑनर भी शायद मैं नहीं करता, नाम आ गया ई निवास सर का जिन्होंने शुरू बनाई थी, तो मैं खुद ही उनका इतना बड़ा फ़ैन ना हूँ, तो मैं फर्स्ट डे जाके मिला भी और उनसे बोला भी, और तो वो फर्स्ट डे ही कुछ ऐसे सीन्स थे कि वो भी एकदम खुश हो गए, मज़ा आ गया, और इंशाल्लाह मौका मिला तो दोबारा उनके साथ काम भी करूँगा। तो अभी एक फिल्म शाहिद कपूर की जो फिल्म थी उसमें भी आप थे। हाँ, अब्बास के साथ, अब्बास ने डील करी थी। तो ठीक है, चीज़ें आ जाती हैं, तो अब उसमें नहीं हूँ ना बिहारी, हाँ उसमें भी आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, मज़ा आता है करने में। अभी कुछ कोई आ रही है एक्टिंग में एज एक्टर? नहीं नहीं यार, अभी अभी फुल इंटरटेनमेंट चल रहा है मेरा अपना। कोई फिल्म? कुछ नहीं, राइटिंग चल रही है, देखते हैं अल्लाह को जो मंजूर हो, कहाँ बनेगी देखते हैं। सबकी एक डेस्टिनी है, कहाँ जाएगी वो फिल्म, कहाँ, वो कितनी फिल्में मैं लिख के पढ़ी हुई है, वो पुरानी हो गई, ध्यान नहीं देता आदमी। अब फिर कुछ नई ताज़ी कहानी आती है तो एज अ राइटर आदमी बोलता है घर बैठे में यार लिख ही देते हैं कहानी, क्या पता। वो है। तो जो हमारे जैसे लोग हैं जो आपके फ़ैन हैं पूरे भारतवर्ष से, वो चाहते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ जिशान भाई आते रहें, कहीं ना कहीं दिखते रहना, राइटर तो एज एक्टर आ जाएं। तो मतलब मैं ऐसा चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर दिखें। नहीं, मैं देखो, मैं चाहता तो मैं भी हूँ, घर बैठना कौन चाहता है कि मैं घर बैठ के राइटिंग कर रहा हूँ। देखो मैं घर बैठा हूँ, राइटिंग की कला आती तो राइटिंग कर ले रहा हूँ, शायद वो किसी को पसंद आ जाए। बाकी मैं इंडिपेंडेंट फिनेंसर्स प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहा हूँ जो साथ में आके फिल्म बनाएं। फिल्म पे उनको भरोसा होना चाहिए कि अच्छी फिल्म बनाते हैं। वही वापस से वो दौर आ रहा है जब आप बेजा फ्राई और देवड़ी बनाओगे, तो क्यों नहीं भाई थिएटर में लोग आएंगे इनिशियल स्टेज पे ही मुझे मिल जाए और मैं करूँ। तो उस चीज़ की फाइट चल रही है प्रकाश। और आपका बिलीव है कि थिएटर में लोग आएंगे फिर से, फुल होगी थिएटर वापस से, सिनेमा का दौर आएगा? सिनेमा का दौर आएगा और OTT आपके लिए एक एड ऑन है। जब सिनेमा को दौर आ जाए, लोग जाके थिएटर में देखें, फिर आप बेचो, वो है। कुछ चीज़ें जो मैं पूछूंगा अभी आपसे, उसका एक 1 लाइन में भी जवाब आप दे सकते हैं, और चाहे तो लंबा भी 2-3 लाइन खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा वक्त है नहीं मेरे पास। मैं जैसे पर्सनली आपको जानता हूँ और मैंने इस शो में शुरुआत में ही बोला कि एक जिशान कादरी वो आदमी है, जब आप उनको समझ में आ जाते हैं और लगता है कि आदमी काम कर सकता है, तो वो खुद कॉल करता है, चाहे वो मैं हूँ, प्रकाश भारद्वाज हो, या वो रणदीप झा हो। आप लोगों को कैसे परखते हैं? लगता है इसको कॉल करके बुला लेते हो, ये काम का है? नहीं, परख तो साथ में जब आप उठते बैठते हो, उसकी बातें, उसकी सिंसियरिटी से चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ यार, ये बंदा अपनी फील्ड में का अच्छा है, ठीक है, ये कर लेगा। पर वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए तो मैं ज़रूर ऑफर करता हूँ। वो चीज़ होनी चाहिए। आज अगर मेरे पास 4 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता और मेरे पास लाइन लगी होती, तो हैं कुछ ऐसे डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो आज तक रहे हैं, कि उनको मैं चांस देता कि चल भाई तू भी अपना डायरेक्शन का दरवाज़ा खोल। अब तो वैसे भी हैं लोग, मगर ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैंने बोला यार आजा, जतिन सरना है, सौंदर्य शर्मा है, तो ये लोगों ने शुरू करा है मेरे फिल्मों से, मेरे से क्या शुरू करते हैं। अच्छा, गैंग से जुड़ा एक क्वेश्चन आपको, बस 3 चीज़ें, मैं उनके कैरेक्टर का नाम दूंगा, मतलब ओरिजिनल नाम, आपको बताना है वो आपकी किस कैटेगरी में आते हुए, आपकी फैमिली में आते हैं, फ्रेंड्स में आते हैं, या एज ए प्रोफेशनल आप मिले, प्रोफेशनली मिले और खत्म हो गई बात। अच्छा, पहला नाम मनोज भाई। मोर देन फैमिली। मोर देन फैमिली। मनोज सर यार अलग है, मतलब मैंने उतना मैच्योर बंदे ही नहीं देखा। पता, उनका अपना कहना है कि उनके एंगर इश्यूज थे, जो भी थे, वो जो उनका कहना है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। हमने तो जो से मैं देख रहा हूँ उनको, तो किसी के लिए स्टैंड लेना और बिल्कुल आपको कंफर्टेबल करा देना, आपको अपने छोटे भाई जैसे मानना, वो सब मैंने मनोज सर से सीखा है और देखा है। तो मेरे लिए तो
मुझे याद है वो मेरिटिया के प्रमोशन में भी आए थे, बिल्कुल। और बाकी कोई उतने लोग नहीं आए थे, बट मनोज सर पहुंचे थे, तो वो प्यार, वो चीज़ें, वो मनोज सर से मिलती है मुझे। बिल्कुल। अनुराग कश्यप, आप फैमिली कह सकते हो। नवाज भाई, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। अच्छा, तिमांशु जी, सीनियर हैं, सीनियर फ्रेंड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वरना ठीक है। प्रोफेशनल से, प्रोफेशनल नहीं है मेरे लिए, थोड़ा प्रोफेशनल से अपर एंड आप कह लो। वो मुझे छोटा भाई मानते हैं, ठीक है, डांट भी देंगे, प्यार भी कर लेंगे। हुमा कुरैशी, प्रोफेशनल, ऋचा चड्डा, प्रोफेशनल, प्योर। हाँ, 2 बार अपने लगाया। एक बड़ा नाम है जो आपके काफी क्लोज भी रहे, जयदीप अहलावत। बहुत क्लैरिटी से प्रोफेशनल। अच्छा, क्लोज है, ठीक है, प्रोफेशनल है। क्योंकि आपने उनके बाद फिल्म भी की मेरिटिया में उनको। हाँ, पर प्रोफेशनल है ना। आपने ये बोला क्या कि आप उनकी शादी में नाचे? प्रोफेशनल है इन अ गुड सेंस, ठीक है वो। हाँ, पंकज भाई, फैमिली, पीयूष भाई। फैमिली। अरे पीयूष भाई का सवाल मेरा रह गया, मैं पूछूंगा इसके बाद तब खत्म करेंगे इसको। राजकुमार राव, प्रोफेशनल, मुकेश छाबड़ा, फ्रेंड, विनीत भाई, फैमिली। विकी कौशल, गैंग्स में शायद उन्होंने असिस्ट किया था। हाँ, असिस्ट किया था, मेरा अच्छा दोस्त भी है, आप फ्रेंड कह सकते हो उसे। फैजल मलिक, परिवार। अभी काफी पॉपुलर भी है। हाँ, अभी काफी प्रॉब्लम, मैं उनको फोन करके बधाइयाँ भी देते रहता हूँ, चीजें देख करके अच्छा लगता है। उनका वो सीन कितना आइकॉनिक था कौन सा? गैंग्स में, अरे गैंग्स, सब कहता है कि आप नहीं, फैजल हम लोग, मैंने फैजल भाई ने टाइम बहुत गुजारा है, हम लोगों ने गैंग साथ में करा। उसके बाद एक फिल्म थी रिवॉल्वर रानी, तो वो साथ में करा। और उसके बाद वर्सोवा में साथ में बैठना उठना, ठीक है। तो फैजल भाई, भाभी, रिद्धिमा, तो एक छोटा सा ग्रुप था हमारा, तो हमेशा ही उठना बैठना, वो काफ़ी लंबा चला है। रणदीप झा, परिवार है, वरुण शोभती, फैमिली, फैमिली है। ये सारे फैमिली है। मतलब आई कैन रिलाई ऑन देम कि हाँ यार ये चीज़ है। मैं तो वो मुझे अगर सजेशन भी दे रहे हैं कि हाँ, तो मुझे पता है कि ये मुझे गलत सजेशन नहीं देंगे, ये सही सजेशन देंगे। ये आपको एटलीस्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं रणदीप को बताता हूँ। रणदीप शायद डिस्कशन अगर कहीं पे कुछ हो रहा है और मैंने कुछ बोला, तो शायद मुझे वहाँ ना टोके, पर वहाँ से हटने के बाद मुझे बाहर बुरा किसी और को भी लगा होगा, वो 4 जगह भले बोल दे कि यार जीशान ने ऐसा बोला, मगर रणदीप ऐसा है जो मुझे बाहर आके बोलेगा कि यार भाई पता है क्या, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था उसके। तो वो उतना केयर करता है जितना मैं उसके करता हूँ। आपने बिच्छू का खेल किया देवेंदु के साथ में, देवेंदु फ्रेंड। 12-13 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद और काफ़ी फिल्में आपने बना भी ली, और जिसमें कि गैंग्स आज के डेट में काफ़ी चर्चित फिल्मों में से है। फिल्म स्कूल में पढ़ाई भी जाती है। एज ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा कि राइटिंग का जो प्रोसेस है, कहाँ से अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है तो शुरुआत कहाँ से करूँ, या मेरे दिमाग में एक कहानी है, मेरे आसपास की कहानी है, क्योंकि आप मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखते हैं, शुरुआत कहाँ से होगी, कलम लिखना कहाँ से शुरू करूँ? कहानी से ही। अच्छा, पहले किसी भी कहानी का एक स्टार्ट होता है, एक मिड होता है, एक एंड होता है। पहले एक कहानी लिख लेते हैं ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम क्या कहानी कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि बेस ही कहानी है, तो पहले आप कहानी लिखते हो, उसको फिर आप धीरे धीरे वन लाइनर्स करके स्क्रीन प्ले में डेवलप करते हो कि अच्छा फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एंड देन यू कम टू द फाइनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि ये कहानी तो मेरी बहुत नंबर 1, मतलब जैसे मेरे आसपास एक कहानी है, एक क्राइम स्टोरी है, एग्जांपल लेता हूँ, क्राइम स्टोरी है, सोशल ड्रामा है, और आइडिया तो 50 कहानियाँ हो सकती है, बट ये कहानी फिल्म के लायक और फिल्म में फिट है। देखो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो देशद्रोही कैसे बनेगी? कॉन्फिडेंस होगा ना उसको भी, तो बना ही देशद्रोही। अच्छी फिल्मों की बात कर वो सेंसिबिलिटी होती है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ ना सेंसिबिलिटी होती है, यार ये फिल्म सही है, ये हम बनाएंगे, और ये कहानी है हम कहना चाहते हैं। कहानी, मैं बोल रहा हूँ ना कि हम एज एन इंडियन फिल्म मेकर्स कभी कभी सागा लिखते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर है, पार्ट 1, पार्ट 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 1941 टू 2007। कभी कभी कोई ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी लगता है बस ये इतने देर में कहानी खत्म है आपकी, जिसमें बड़े कम कैरेक्टर्स चाहिए। ऐसी भी कहानी है, आप ईरानियन फिल्म में देखोगे आप खुश हो जाओगे, एकदम अलग कहानी, होमवर्क के बुक पे कहानी की। 2 दोस्त स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, गलती से टीचर डांटता है उसको कि भाई तूने होमवर्क क्यों नहीं करा, और कल नहीं करेगा तो स्कूल से निकाल दूंगा, और इत्तेफाक से उसकी बुक इसी के पास रह जाती है। अब वो होमवर्क करेगा कैसे? पर इसको रियलाइज होता है कि अरे उसकी बुक तो मेरे पास रहेगी। तो ये बुक उसको सिर्फ रिटर्न करने की जर्नी है कि मैं उसको दे दूं ताकि वो अपना होमवर्क करे।
क्योंकि उसको घर में आके मिलता है, घर में आके खोलता है, देखता है बुक तो मेरे पास आ गई, मुझे अपने दोस्त को रिटर्न करना होगा। इसमें वो कहानी आप देखो तो बड़ा मज़ेदार, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि कहानी बहुत वैसी नहीं होनी चाहिए कि आपने बहुत कुछ कह दिया है या बहुत कैरेक्टर्स चाहिए। वो लोग ना आज बजट पे क्यों मारे कि 10 लोगों को घुसा दो भाई, फिल्म बड़ी हो जाएगी। आप फिल्म बड़ी नहीं कर रहे, आप प्रोजेक्ट बड़ा कर रहे हो। कहानी तो फिर भी उतनी ही है। तो वो चीज़ है, आप कितनी सरलता से अपनी चीज़ें कहते चलिए और लोगों को पसंद आए, आपको ही मज़ा आए कहने में, लोगों को सुनने में मज़ा आए, देखने में मज़ा आए। अच्छा, एक लास्ट सवाल और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। जो मेन कैरेक्टर बच गए थे तो पीयूष भाई अपने, पीयूष भाई का जो एक आइकॉनिक सीन है, पूरा भारत हमेशा पूछता है कि वो चाबुक मारने वाला सीन क्या है भाई, जो पीयूष भाई जा रहे हैं, कहाँ से वो आइडिया आया था? वो स्क्रिप्ट में भी नहीं है। अच्छा, वो अनुराग सर के चीज़ों का आइडिया है कि अनुराग सर ने दिमाग में क्या सोचा, उनका और रीचा चड्डा के बीच में जो एक रिलेशन उन्होंने दिखाया है, और फिर बीच में डायलॉग आता है कि चूंकि फैजल खान ने उसको देख लिया था तो वो अंदर अंदर सड़ता जा रहा था और फिर वो काला हो गया, ये हो गया। वो ऐसा कुछ नहीं था स्क्रिप्ट में, वो सब अनुराग सर ने वहाँ बनाया है कि यार इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं। फिर नवाज को थोड़ा, क्योंकि जो बच्चा प्ले कर रहा था वो थोड़ा अलग था देखने में, तो उनको लगा कि ऐसा कर लेते हैं। तो आप जब देखोगे तो डायलॉग्स वायलॉग्स डाल करके बिल्कुल नवाज को खड़ा कर दिया गया कि अब नवाज बड़ा हो गया। ये पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है। थैंक तो यू। ये वॉच है एक, अगर आप इसको अपने हाथ से खोलें, बिल्कुल बिल्कुल। जी शाइन करके कंपनी है, इन्होंने, ओहो, आप अगर इसको खोल के एक बार पहन भी लें तो मुझे नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगेगा। अरे वाह। और आप घड़ी पहनते हैं रेगुलर? मैंने तो काफी हाँ, मैं टाइम से regular देखा घड़ी कि आप पहनता हूँ। घड़ियों के काफी शौकीन हैं। हाँ, तो ये थैंक यू वेरी मच। डिजाइनर डिजाइनर घड़ी है। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं सही है। मैं इसे हटा देता हूँ ना। हटा ही देते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। वाह, वाह, क्या एक बार कैमरे को दिखा दे। थैंक यू सो मच। मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। हाँ, हाँ जी, चलिए वेरी गुड, थैंक थैंक यू सो मच, thank you आपने so टाइम much। दिया। और हम लोग चूंकि आप आए हैं तो पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 भी आएगा और फिर हम लोग मिलते हैं। डन। थैंक यू सो मच, Thank you। आप आए और इतना टाइम दिया। और मुझे लगता है कि बात अभी एक चैप्टर हुई है, जी, पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 बाकी है। जब वासेपुर की बात हो रही थी तो 2 पार्ट में दो पार्ट में तो आना भी जरूरी है। और अगर ज्यादा बात होगी तो फिर पहले वाला भी पार्ट आएगा, पॉइंट 5 भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, Thank you, मुझे brother। बहुत मजा आया। और Thank मेरा you। तो एक ड्रीम सा था कि आपसे इस पे बात करूं। बिल्कुल बिहाइंड कैमरा तो हम लोग काफी बात करते हैं। हाँ। मैंने काफी एंजॉय किया, होप आपने भी एंजॉय किया होगा इस शो को। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करा, बिल्कुल पार्ट 2 भी करेंगे। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू ब्रदर।